हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रेड फॉक्स क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 4 12th क्लास के केमिस्ट्री सिलेबस से केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल की सरफेस उसके रेट ऑफ द रिएक्शन और उसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकता है। क्योंकि सरफेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, इसलिए बाकायदा इस पे हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो अगर सरफेस केमिस्ट्री की बात करूं तो सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of nature of the surface of molecule and the changes occur in their natures। ठीक है, तो ये होती है हमारी सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझने के लिए मुझे सबसे पहले समझना होगा एडजॉर्प्शन। मैंने कहा सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच होती है जो मॉलिक्यूल्स की सरफेस के नेचर के बारे में पढ़ती है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके बारे में पढ़ती है। तो इस सरफेस केमिस्ट्री में जो सबसे बेसिक फिनोमेना होता है वो होता है हमारा एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो बात मैं कर लेता हूं असल में एडजॉर्प्शन होता क्या है और एडजॉर्प्शन होता क्यों है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं एडजॉर्प्शन होता क्यों है। सी, हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड जो है वो हमने भर रखा है, फिल कर रखा है, और ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर और ये इसके क्या होंगे, ये होंगे इसके सरफेस मॉलिक्यूल, और ये है हमारे पास क्या, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे पास सरफेस मॉलिक्यूल। ओके, और ये क्या हो गया हमारे पास एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल। एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या हो गए, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल हो गए। अब अगर इनमें देखूं तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ये मॉलिक्यूल इधर किसी मॉलिक्यूल के थ्रू खींचा जा रहा होगा, इधर 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 से कोई खींच रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल इसे इधर से खींच रहा होगा। इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो कोई इसे इधर खींच रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल इसे इधर खींच रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, और डिफरेंट डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इसकी बात करूं तो इसको नीचे तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो सारा का सारा इधर किसको अट्रैक्ट कर रहे, इसको कहां अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सरफेस मॉलिक्यूल की अगर बात करूं तो ये सारे के सारे कहां अट्रैक्ट हो रहे होंगे, मॉलिक्यूल डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ ये सारे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे होंगे। सही है, तो ये जो बीच वाले फोर्स, ये जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स है, ये तो चारों तरफ फोर्सेस लगने की वजह से इनके ऊपर जो नेट फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने की वजह से मैं कहूंगा इन पर तो क्या लग रही है, बैलेंस फोर्सेस। लेकिन अगर सरफेस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो सरफेस मॉलिक्यूल्स पर डाउनवर्ड्स क्या लग रही होगी, सारे मॉलिक्यूल्स इसको नीचे की तरफ खींच रहे होंगे, तो डाउनवर्ड्स इस पर क्या लग रही होगी, टेंशन लग रही होगी, नहीं लग रही होगी। तो इसकी जो नेट फोर्सेस होंगी, या मैं कहूंगा जो नेट रेसिडुअल फोर्सेस होंगी, वो रेसिडुअल फोर्सेस इसकी कहां लग रही होंगी, डाउनवर्ड लग रही होंगी, नहीं लग रही होंगी, डाउनवर्ड लग रही होंगी। तो मैं कहूंगा कि इस सब्सटेंस के अंदर क्या चीज लग रही होगी, इस सरफेस मॉलिक्यूल के अंदर क्या लग रहा होगा, इस सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्सेस होंगी। क्या होंगी, अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्सेस। ये हमारा हो गया क्या, कॉम्पिटिटिव का सवाल। सवाल क्या होगा हमसे किया जाएगा कि क्यों कोई भी सब्सटेंस एडजॉर्प्शन शो करता है, तो हम कहेंगे क्योंकि उसकी सरफेस मॉलिक्यूल्स टेंशन में रहते हैं, खिंचाव में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर लगती हैं अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्सेस। इन्हीं अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। जब ये दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है तो यही मॉलिक्यूल यहां पर इसके ऊपर आकर डिपॉजिट या एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो किसकी वजह से करता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन करता है अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्सेस की वजह से, जो सरफेस मॉलिक्यूल पर लग रही होती हैं, क्योंकि ये उसको क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में मेरा एडजॉर्प्शन होता क्या है, तो मेरी यहां पर डेफिनेशन बनती है एडजॉर्प्शन की, द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूलर स्पीशीज, वो कोई गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, द मॉलिक्यूलर स्पीशीज विल गेट एक्यूमुलेटेड या कह लूं डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है,
कि किसी भी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर आके डिपोजिशन हो जाना, यानी एक्युमुलेशन हो जाना, इकट्ठा हो जाना, लग जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन कहते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि जिस सरफेस के ऊपर आके लगना होता है उस सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्सेस लग रही होती हैं, जिनको बैलेंस करने के लिए ये दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये थी डेफिनेशन एड्सॉर्प्शन की कि क्या होता है, और ये था कि क्यों होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं मैं तो बात कर लेते हैं, जैसे गैसेस डिपॉजिटेड ऑन चारकोल, डिपॉजिटेड ऑन चारकोल, लकड़ी के बुरादे के ऊपर गैसेस का आके डिपोजिशन हो जाना, जो कि फेस मास्क वगैरह में यूज किया जाता है। इसी तरीके से इंक डिपॉजिटेड ऑन चॉक, आपने चॉक ली और चॉक को इंक में डिप कर लिया। जब आप चॉक को इंक में डिप कर लेंगे तो आपको क्या दिखेगा? उसके ऊपर इंक जो है वो डिपॉजिट हो चुकी होगी। यही क्या होगी? हमारा एड्सॉर्प्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन होते कितने तरीके के? ठीक है, लेकिन एड्सॉर्प्शन समझने से पहले मुझे दो चीज समझनी होंगी कि एड्सॉर्प्शन जो होता है, टाइप समझने से पहले मुझे दो चीज समझनी होंगी कि एड्सॉर्प्शन जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है एडजॉर्बेंट और एक हिस्सा होता है इसका एडजॉर्बेट। जैसे मैंने बात करी कि ये मेरी चौक है, इस चौक को मैंने इंक में डिप किया और डिप करने के बाद मैं इसे इस तरफ से देख रहा हूं। ये मैंने डिप किया, डिप करने के बाद मैं इसे इस तरफ से देख रहा हूं। ठीक है, ये सर्कुलर फॉर्म में। तो ये मेरी क्या है? चौक। और इसको जब मैंने इंक में डिप किया तो उसके ऊपर इंक लग गई। तो ये जो आसपास में साइड में है मेरी, ये जो होगी, ये सब क्या होगी? इसमें ये इंक लग चुकी होगी। यहाँ ये सब क्या होगी? ये इंक लग चुकी होगी। हो सकता है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी, बहुत जरा सी अंदर भी चली जाए। तो ये क्या है? मेरी इंक, और अंदर क्या है? मेरा ये चौक। तो एड्सॉर्प्शन के हमेशा दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है इसका एडजॉर्बेंट, एक होता है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर कोई चीज आके डिपॉजिट होती है। तो यहां चौक जो है इस वक्त ये है मेरा एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेट वो सब्सटेंस होता है जो किसी के ऊपर जाके डिपॉजिट होता है। तो इंक जो है मेरा यहां पर ये है एडजॉर्बेट। ठीक है, तो एडजॉर्बेंट क्या होता है? जिसके ऊपर कोई चीज जाके डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, सब्सटेंस एट विच अनदर सब्सटेंस गेट डिपॉजिटेड, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर कोई दूसरा सब्सटेंस जाके डिपॉजिट हो जाए। जैसे इस केस में मेरे पास था एग्जाम्पल के तौर पर चौक। और एडजॉर्बेट क्या होता है? अब मुझे एडजॉर्बेंट समझ में आ गया, तो एडजॉर्बेट को मैं एडजॉर्बेंट से रिलेटेड करके समझ सकता हूं। तो मैं कहूंगा द सब्सटेंस विच डिपॉजिटेड ऑन एडजॉर्बेंट, यानी ऐसी चीज जो एडजॉर्बेंट पे जाके डिपॉजिट होती है। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो मैं बात करूंगा, इस केस में एग्जांपल हो गई जैसे इंक, जो कि इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हुई है। तो ये क्या था? मेरा एडजॉर्बेट, जो जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस लगता है, और ये क्या है? मेरा एडजॉर्बेंट, जो किसी सब्सटेंस के ऊपर जाके लगता है। तो आगे बात करता हूं मैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। तो अब बात करता हूं मैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, देखिए एडजॉर्प्शन की बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, और ये फोर्सेस होंगी किसके बीच में? ये फोर्सेस होंगी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाली फोर्सेस के बेसिस पे हम एडजॉर्प्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, इसको कॉमनली हम फिजिजॉर्प्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम कॉमनली? फिजिजॉर्प्शन। ओके, और दूसरा है हमारे पास क्या? केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल
एडसॉर्प्शन, और इसको हम क्या बोल देते हैं, केमिसॉर्प्शन भी हम इसको बोल देते हैं। केमिकल एब्जॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं क्या। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास चौक थी और इस चौक के ऊपर आके हमारा क्या डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गई थी हमारी इंक। तो चौक और इंक, ये चौक और इंक, ये दोनों एक दूसरे से वीक वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू जो है वो जुड़े रहते हैं। यानी सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक तरीके की जिससे जुड़े रहते हैं। किसके थ्रू जुड़े रहते हैं ये जुड़े रहते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू। ठीक है, और यहीं अगर मैं दूसरी बात कर लूं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, कि कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर कोरोजन होने से बचाने के लिए लगाया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, कोई लीस्ट रिएक्टिव मेटल किसी हाईली रिएक्टिव मेटल के ऊपर कोट कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। जैसे आयरन के ऊपर हमने कोटिंग कर दी किसकी, जिंक की, तो आयरन हो गया एडसॉर्बेंट जिसके ऊपर लगाया है, और जिंक हो गया हमारा एडसॉर्बेट जिसको लगाया गया है। ठीक है, तो इन दोनों की अगर बात करूं तो ये दोनों आपस में जो बॉन्डेड रहते हैं वो केमिकल बॉन्ड से रहते हैं। तो आपको यहां से बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा कि ऐसा एडसॉर्प्शन जिसमें एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों सिर्फ वीक वंडरवाल फोर्सेस से एक दूसरे से अटैच रहे, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल एडसॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, और इसी तरीके से वो सारे एडसॉर्प्शन जिसमें एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में बॉन्डिंग होती है, बाकायदा केमिकल बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं केमिसॉर्प्शन। ठीक है, अब यहां तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है, यानी यहां पर क्या करना है, यहां पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी ये आपकी चौक और ये आपके इंक के पार्टिकल जो इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ऐसे तो इंक के पार्टिकल आके डिपॉजिट होते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन ही तो हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं इंक के, किसके ऊपर, चौक के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर यहां बात करूं, ये है आपका क्या, आयरन, और आयरन की आपने कराई इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके साथ, जिंक के साथ, तो यहां पर जो होता है, यहां पर इनके बीच में बनता है बॉन्ड। ठीक, अब अगर दूसरे पार्टिकल को आना है तो वो भी इसे बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए बीच में क्या आ रही है, एक ऑलरेडी पहले से लेयर आ रही है। तो याद रखिएगा कि फिजिसॉर्प्शन जो होता है, फिजिसॉर्प्शन होता है आपका मल्टी लेयर प्रोसेस। ठीक है, ये मल्टी लेयर फिनोमेना या मल्टी लेयर प्रोसेस होता है, जबकि केमिसॉर्प्शन जो होता है, ये केमिसॉर्प्शन होता है आपका यूनिलेयर प्रोसेस या यूनिलेयर फिनोमेना। ठीक है, तो याद रहेगा इसमें बहुत सारी लेयर बनती हैं और इसमें सिर्फ एक लेयर बनती है। ठीक है, याद रखिए। तो अब अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा Physisorption is the phenomena, is the type of adsorption which occurs due to the weak van der Waals forces between the adsorbate and the adsorbent particle, and it is a multi-layer process or multi-layer phenomena. While अगर मैं बात करूं केमिसॉर्प्शन की तो मैं कहूंगा इट इज ए टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन इन विच द एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद अ केमिकल बॉन्ड, एंड इट इज ए यूनिलेयर प्रोसेस जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर क्यों था मल्टीलेयर, क्योंकि सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा था, तो ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे पर अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, लेकिन ये कैसा है, केमिकली अटैच है, इसलिए कैसा हो गया आपका, यूनिलेयर हो गया। तो इससे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं, इससे आगे रिलेटेड जो बात होगी, डिफरेंस बिटवीन केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन। तो कुछ हम पॉइंट पढ़ेंगे फिजिसॉर्प्शन के बारे में और कुछ पढ़ेंगे हम केमिसॉर्प्शन के बारे में। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन।